भैया क्या कर रहे हो? अरे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि आरसीबी इस बार प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। समय और पेपर क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे यार, ऐसा है क्या? तो चलो छोड़ देते हैं फिर। मोए मोए। एंड दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मैच देखा ही है आरसीबी का और एसआरएच के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि एसआरएच ने बैटिंग कर रही थी इनिंग में, और ये मैच कम, और मुझे चैन कुली की मैन कुली मूवी ज़्यादा लग रही थी, जहाँ पर हर बॉल पे बाउंड्री ही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड ने बैटिंग में आने से पहले एक बार चैन कुली की मैन कुली बोला है, और उसके बाद ग्राउंड के इधर उधर हर जगह मतलब उसने बाउंड्री मारी है। ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा है रन के लिए। हर जगह शॉट्स मारे हैं। इससे पता लगता है कि उन्होंने क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली है। एक नंबर की बैटिंग करी है और सबसे हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है इस इनिंग में। उन्होंने 285 रन, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है 277 का। और इनिंग में 22 छक्के, मतलब पहले लगे भी नहीं थे 22 छक्के। इस इनिंग में पहली बार 22 छक्के लगे। किसी मैच में 132 रन बनते हैं और इन्होंने सिर्फ छक्के से 132 रन बनाए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक इनिंग हुई है ये, और जिसमें रन ही रन बने हैं। डॉट बॉल तो ना के बराबर ही दिखाया हमें। डॉट बॉल शायद ही किसी ने फेंकी हो। एक बार विकेट भी मिली थी तो वो नो बॉल हो गई थी। तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब बिल्कुल ही ताबड़तोड़ इनिंग खेली है। उनके बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए इस मैच में, कुछ था ही नहीं उनके लिए। आपको पता है आरसीबी की बॉलिंग वैसे ही लूज करती है। आपको पता है कि इनिंग की शुरुआत होती है, बैंगलोर टॉस जीतती है और फील्डिंग लेती है। फील्डिंग लेने का कारण स्वाभाविक सा था, उनके पास आपको पता है बॉलिंग से डिफेंड वो कर नहीं पाते। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बार पहले बॉलिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम टारगेट को चेस करेंगे। ये उनकी रणनीति थी। यहां तक तो चलो सब सही था, सब अच्छा था। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। आरसीबी के लिए कुछ भी सही नहीं था, कुछ भी चीज फेवर में नहीं थी। उसके बाद अभिषेक शर्मा आते हैं और ट्रेविस हेड आते हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब बैटिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर आरसीबी के जो फील्डर्स होते हैं उनके पास एक ही रिएक्शन होता है, क्योंकि ग्राउंड में हर तरफ शॉट लग रहे थे। और ट्रेविस हेड ने जो हेडेक दिया आरसीबी के बॉलर्स को, आप सोच भी नहीं सकते। असोल्ट किया उन्होंने, जो उन्होंने छक्के चौके मारे हैं, बरसात कर दी है। दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा भी स्टार्ट करते, उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली। शुरू में 2 छक्के मारे, 2 चौके मारे, और 22 बॉल में 34 रन बनाए उन्होंने। और एक तरफ से ट्रेविस हेड तो लगे ही हुए थे, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्टार्टिंग में पावर प्ले में ही उन्होंने 76 रन जोड़े। अब वो 76 रन की जो पावर प्ले की इनिंग थी, वही देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे हाईलाइट भी देखना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हाईलाइट में कितने कट्स करेंगे, क्योंकि हर बॉल पे तो चौके लग रहे थे। तो आप कैसे कट करोगे हाईलाइट को भी? मुझे लग रहा है पूरे मैच को ही हाईलाइट बना दिया इन्होंने, जिस तरह से उन्होंने मारा। 6 ओवर में 76 रन पावर प्ले में, एक भी विकेट नहीं थी। ताबड़तोड़ शुरुआत हुई एसआरएच की। उसके बाद फिर इनिंग और आगे चलती है। फिर आपने देखा कि अभिषेक शर्मा की विकेट गिरती है। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद फिर क्लासिन आते हैं। क्लासिन का ऊपर आना, ये टीम का मैनेजमेंट का माइंडसेट शो कर रहा है कि वो बख्शने के मूड में नहीं है। जो शुरुआत हुई है, जो शुरुआत मिली है, उसको वहीं से फॉरवर्ड करना है। मतलब कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। क्लासिन आए, क्लासिन की आपको पता ही है वो किस तरह की बैटिंग करते हैं और क्या ही उनमें मतलब इनिंग खेलते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी। उसी गेम को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। एक तरफ से ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ से क्लासिन, दोनों ही लगे हुए थे तोड़ने में आरसीबी के बॉलर्स को। आरसीबी के बॉलर्स, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। और मेरे हिसाब से आरसीबी के बॉलर्स यार ज्यादा खराब नहीं है, मेरे ख्याल से टीम ज्यादा खराब है, किस्मत खराब है आरसीबी की। आपको पता होगा कि ट्रेविस हेड आरसीबी से भी खेल चुके हैं, जिस भाई को नहीं पता हो। और आरसीबी ने मिडल ऑर्डर में खिलाया था, लोअर डाउन ऑर्डर खिलाया था, वो वहां कुछ नहीं कर पाए। और आज आरसीबी को ही अच्छे से तोड़ा उन्होंने, याद दिला दिया कि एक टाइम में तुम्हारी टीम से ही था। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि कोई प्लेयर खराब नहीं है, आरसीबी के कुछ ग्रह लक्ष्य ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी प्लेयर वहां जाता है वो परफॉर्म नहीं करता है। ऐसे ही वॉटसन भी एक टाइम खेले थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। वहीं वो चेन्नई में गए तो बंदे के घुटने में चोट लगे, वो फिर भी उनको सेमीफाइनल प्लेऑफ्स में जिता रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। तो आरसीबी का मेरे हिसाब से मतलब वहां जाके कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। उनको तो कोई ज्योतिषी को दिखवाना चाहिए अपनी टीम को। तो एसआरएच फिर वही है, क्लासिन और वो एक तरफ से लगे हुए थे। ट्रेविस हेड ने तेज शतक मारा, इस सीजन का सबसे तेज शतक मारा। 35 बॉल से पहले ही शतक मार चुके थे वो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी विस्फोटक इनिंग थी वो। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर आपको पता है माकरम आते हैं। माकरम और क्लासिन थे क्रीज पे। क्लासिन एक ओर से लगे हुए थे, वो प्रॉपर रेंज हिटिंग कर रहे थे, लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, दूर दूर छक्के मार रहे थे। और जब क्लासिन और आपको पता है कि ट्रेविस हेड
तो क्लासिन फिर 231 जब टीम का स्कोर हो जाता है 231 तब आउट होते हैं, और तब 17 ओवर हो चुके होते हैं। 17 ओवर में 230 रन आप ऑलरेडी जोड़ चुके हो। तो अब तो बस यही देखना बाकी रह गया था कि अब की बार 300 पार होगा या नहीं। सब वेट में थे, हम भी वही सोच रहे थे, और मेरे ख्याल से आरसीबी के बॉलर्स भी सोच रहे थे जब इतनी कुटाई हुई है तो 300 करवा ही देते हैं, एक नया रिकॉर्ड बनवा देते हैं T20 में। जो कि बस थोड़ा सा रह गया, क्लासिन और अब्दुल समाद। क्लासिन तो आउट हो गए थे, फिर उसके बाद माकरम और अब्दुल समाद। अब्दुल समाद ने भी आखिरी में बहुत अच्छी इनिंग खेली, लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने और चौके भी मारे। तो एक बहुत बढ़िया इनिंग थी। 285 रन से, अब मैं इसमें क्या ही बोलूं, 285 रन से आप खुद ही समझ जाओ कि किस तरह की बैटिंग रही होगी। ल्योकी फर्गुसन, जो कि आपने लगान मूवी अगर देखी हो, और उसका जो वो कैप्टन था ना रसल, उसकी शक्ल याद दिलाता है। बस उसके मुंह से एक बार बुलवा दो कोई हिंदी में, तुमसे 2 गुना लगान लेगा, बस वही फीलिंग देता वो बंदा। बहुत अच्छी बैटिंग करी है एसआरएच ने। आरसीबी के बॉलर्स बहुत ज्यादा पिटे, वो सोचेंगे जाके कि उनके साथ क्या ही हुआ है ग्राउंड पर। 300 बस थोड़ा सा चूक गए। तो एक बहुत ही क्लासिक इनिंग एसआरएच की, जो लंबे टाइम तक याद रखी जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, क्यूमिंस के आने के बाद क्यूमिंस ने जो माइंडसेट डाला इस टीम में, वो एक्सेप्शनल है। एज अ ऑस्ट्रेलियन जो एग्रेसिव माइंडसेट होता है वो सभी खिलाड़ियों में नजर आता है। आते हैं, ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, रन्स करते हैं। तो टीम अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और क्यूमिंस लीड भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये है इस इनिंग का रिव्यू। फिर हम बात करेंगे आरसीबी के चेस के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे हम आरसीबी की इनिंग के बारे में कि रन चेस कैसा रहा। तो जैसा कि आपको पता है, आरसीबी के पास आरसीबी के सामने एक बहुत बड़ा टोटल था 288 का। 288 आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर बना है। और उसको चेस करने के लिए आरसीबी जब उतरी, तो ऑब्वियस है कि जब इतना टारगेट आप चेस करने उतरते हो तो सिर्फ एक ही माइंड सेट रह जाता है, या तो आप चेसेबल की तरफ जाते हो या फिर पहले ही हार मान जाते हो। लेकिन आरसीबी की बैटिंग आपको पता ही है, बहुत ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। तो उस हिसाब से वो एक अच्छे माइंडसेट से उतरी। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की जोड़ी क्रीज पर आई। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैं स्टार्ट हुआ अभिषेक शर्मा, एक गैम्बल था कि अभिषेक शर्मा को पहले स्टार्ट करवाया उन्होंने। पहला ओवर डाला, शुरू में 10 रन दिए, कोई ज्यादा नहीं थे पिच के हिसाब से। आपको पता है कि जब 288 जिस पिच पे लग रहे हो, वहां पर 8-10 की इकॉनमी कोई ज्यादा नहीं हो रही है। तो पहला ओवर अच्छा डाला, उसके बाद फिर फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने चार्ज किया, और उसके बाद उन्होंने स्लो गेटिंग चालू करी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और ताबड़तोड़ रन बनाए। आई थिंक 4 ओवर में ही उन्होंने 50 रन जोड़ लिए थे, जो कि एक बहुत बढ़िया बात थी। शुरुआत बहुत धुएंधार करी उन्होंने। और उन्होंने पहले ही पावर प्ले में, आपने देखा होगा, 79 रन जोड़े, जो कि एसआरएच से 3 रन ज्यादा ही थे। क्योंकि एसआरएच आपने देखा होगा, उन्होंने 76 रन जोड़े थे, इन्होंने 79। तो शुरुआत जिस हिसाब से चाहिए थी आरसीबी को, उस हिसाब से उन्होंने दी, ताबड़तोड़ शुरुआत करी। और 5 ओवर में तो और ज्यादा थे। 6ठा ओवर जो पैट कमिंस का था, उसमें उस हिसाब से रन नहीं लगे, नहीं तो और भी ज्यादा स्कोर होता। पावर प्ले खत्म होता है, फिर सबकी निगाह यही थी कि पावर प्ले में तो आपको पता है कि फील्डर्स अंदर होते हैं, वहां पर रिस्क भी लेते हैं बंदे, तो वो चौके छक्के में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन था कि पावर प्ले के बाद कैसी इनिंग रहेगी, सबका यही सवाल था। चेस आपको पता है 288 कर रहे हैं, रन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इंटेंट दिखाना है, आपको हार मान के नहीं खेलना है। क्योंकि इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आपका इंटेंट अच्छा होगा तो आप टारगेट के बहुत क्लोज तक जाओगे, जो कि ये बहुत एक बढ़िया बात थी। फिर उसके बाद आपने देखा मार्कंडे आए, मार्कंडे इंपैक्ट प्लेयर में आए। फिर आते उन्होंने दूसरी बॉल पे विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। विराट कोहली यहाँ पर गूगली पिक नहीं कर पाए और वो बोल्ड हो गए। उसके बाद विल जैक्स आए। विल जैक्स आपको पता है वो भी एक आक्रामक खिलाड़ी थे, और जिस हिसाब से स्कोर था और पिच थी, तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि आज इनको एक बड़ा स्कोर टीम के लिए करना चाहिए था। तो विल जैक्स के आने के बाद आपको पता है फाफ डुप्लेसी एक एंड से लगे हुए थे। उसमें विल जैक्स जैसे ही आए तो वो ज्यादा रुक भी नहीं पाए। आपने देखा कुछ ही बॉल्स खेले वो। विल जैक्स ने 4 बॉल खेले, 7 रन मारे। उस दौरान में 10 बॉल तक वो क्रीज पे थे, 10 बॉल में 20 रन जुड़े थे, जिसमें से फाफ डुप्लेसी ने 6 बॉल में 13 रन जोड़े थे उस पार्टनरशिप में। तो विल जैक्स साधारण सी इनिंग रही, वो अनलकी डिसमिसल रहा, बॉलर का हाथ लगा जयदेव उनादकट का और वो विकेट पे लग गई जाके। तो अनलकी डिसमिसल था, उसमें उनका कोई रोल नहीं था, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके आउट होने के बाद आपने देखा होगा फिर पटीदार आए। डुप्लेसी और पटीदार, इन दोनों ने फिर मैच को आगे बढ़ाया। तो पटीदार शुरू की 1-2 बॉल रोकी, फिर उन्होंने एक छक्का मारा, क्योंकि टीम उस टाइम कोई और ऑप्शन भी नहीं था। आप चौके छक्के के अलावा आप और सिंगल डबल से आप मैच वैसे भी नहीं जीतने वाले थे। एक छक्का मारा, फिर वो भी सस्ते में चले गए, क्योंकि वो फिर कैच आउट हो गए। प्रेशर आपको पता है, जब इतने रन का प्रेशर होता है तो आप ज्यादा डॉट्स खेल नहीं सकते हो।
उनके आउट होने के बाद आपको पता है फिर सौरव चौहान आए। सौरव चौहान आते ही पहली ही बॉल पे डक हो गए। उनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा है और वो मतलब क्यूमिंस ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो एक एंड से विकेट जा रही है, एक एंड से डुप्लेसी लगे हुए हैं, वो स्कोर कर रहे हैं, रन मार रहे हैं। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक आए। जैसा कि आपको पता है दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर है टीम में, और दिनेश कार्तिक खेल भी बहुत बढ़िया रहे इस सीजन में। दिनेश कार्तिक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, एक्सपीरियंस काफ़ी है, और एक ऐसी इनिंग खेलते हैं एक ऐसे टाइम पे आके जहां पर मतलब आप ज़्यादा बॉल्स भी नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी टीम के लिए उस तरह से परफॉर्म कर रहे हो जो रोल आपको दिया जा रहा है। तो दिनेश कार्तिक आते हैं। दिनेश कार्तिक शुरू में कुछ बॉल्स लेते हैं और उसके बाद वो भी हिटिंग चालू कर देते हैं। डुप्लेसी फिर आउट हो जाते हैं। डुप्लेसी आपने देखा होगा 28 बॉल में 62 रन मारते हैं 4 छक्के की मदद से। फिर दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक, आपको पता है दिनेश कार्तिक के साथ फिर लोमरोर आते हैं। शुरू में 6-8 बॉल दोनों ही मतलब स्लो खेलते हैं, थोड़ा मतलब पिच को वो करते हैं, 6-8 बॉल में पिच को जांचते हैं, उसके बाद से हिटिंग चालू कर देते हैं। फिर लोमरोर 11 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। फिर अनुज रावत और दिनेश कार्तिक एंड में खेल रहे होते हैं। तो दिनेश कार्तिक का आपने देखा होगा कि दिनेश कार्तिक एक तरफ से सिंगल हैंडेडली हिटिंग कर रहे हैं। वो मतलब वो बंदा रुक ही नहीं रहा है, हर बॉल पे ग्राउंड के हर कोने में उसने शॉट्स मारे हैं, लेग में हो, ऑफ में हो, इनसाइड आउट आपको वैसे ही पता है कि दिनेश कार्तिक काफी अच्छा खेलते हैं। 181 पे 6 विकेट हुई थी जब दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने मतलब चालू की थी गेम को। 14.1 पे वो विकेट गिरी थी। उसके बाद दिनेश कार्तिक जब हिटिंग प्रॉपर चालू करते हैं तो 18.5 तक इनका स्कोर 244 तक जाता है। आपको पता है स्कोर थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा ही था। मेरा मानना है कि यहाँ पर 230 तक होता या 235 तक होता तो ये मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता, एंड तक तो जाता ही। फिर भी आपने देखा कि 262 स्कोर किया आरसीबी ने, जो कि नो डाउटली बहुत अच्छा, मतलब चेस में बहुत बढ़िया खेली। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंट नहीं दिख रहा था या हार मान के खेल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सबका यही कहना था कि अगर 20 रन कम होते, 20-30 रन कम होते तो आरसीबी जीत जाती है मैच। लेकिन हु नोज, आखिर में कौन जानता, अगर 20-30 कम होते तो वो फिर उसी हिसाब से बॉलिंग भी करते, मैच उसी हिसाब से चल रहा होता। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर 230 होता तो चेसेबल होता। दिनेश कार्तिक ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, 35 बॉल में 83 रन 7 छक्के की मदद से, मतलब अनडाउटली मतलब बहुत बढ़िया इनिंग है। एज अ फिनिशर आपको पता है कि वैसे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और सब अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं सिलेक्टर्स को, और इंडियन सिलेक्टर्स के लिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि एज अ विकेट कीपर इंडिया मतलब जितने भी 4-5 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सारे ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। संजू सैमसन को ले लो, आप KL राहुल को ले लो, ईशान किशन, पंत, फिर ऊपर से दिनेश कार्तिक भी है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। सिलेक्टर्स के लिए टेंशन तो है कि किसको लेके जाएंगे, लेकिन ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास एक पोजीशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है। तो आरसीबी नो डाउट अच्छा खेली, इंटेंट अच्छा था, चेस की तरफ गई, और मतलब 288 में आप देख रहे हो 25 रन से ही हारी है। तो बहुत अच्छा मैच रहा। एज अ क्रिकेटर मतलब व्यूवर आपके लिए ये दिन काफी अच्छा रहा होगा। आपने बहुत सारे छक्के देखे मैचेस में, बहुत बाउंड्रियां देखी, एक अच्छा मैच था। फिर अब बात करेंगे आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में। बात करते हैं आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में। नेक्स्ट मैच जो कि आईपीएल का 31st मैच है, और आपको पता है ये KKR और राजस्थान के बीच में खेला जाएगा। ये मैच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। KKR मेजबान है और मेजबानी कर रही है, और राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान इस सीजन में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है। KKR भी अच्छी खेल रही है, दोनों टॉप ऑफ द टेबल चल रही है। राजस्थान पहले नंबर पे है और KKR दूसरे नंबर पे है। दोनों की गेम मतलब एक अलग ही लेवल पे चल रही है। टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, दोनों मतलब सेटल टीम नजर आती है। बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, तीनों सेक्शन में ऑल बॉक्सेस टिक है उनके, मतलब। और आप कह सकते हैं कोचिंग स्टाफ भी दोनों का ही काफी अच्छा है। एक तरफ KKR गौतम गंभीर को लेके आई और बहुत ही अच्छा मतलब टीम परफॉर्मेंस भी कर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान संजू सैमसन की कैप्टनसी में पिछले 1-2 साल से वैसे ही वो बहुत अच्छे मतलब खेल रही है। बटलर पिछला मैच नहीं खेले थे, तो हम देखेंगे बटलर इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हम अपनी वीडियोस में मतलब और इम्प्रूवमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम के बारे में कि हमारी आज की फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ी रहेंगे, कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगी जिससे हम ग्रैंड लीग में अपनी टीम को अच्छे पॉइंट से जिता सकें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज की हम फैंटेसी टीम की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास विकेट कीपर सेक्शन में बटलर, सैमसन, फिल सॉल्ट 3 ऑप्शन है। जैसे कि आपने पिछला मैच देखा ही, कीपर तो चल ही रहे हैं। बटलर पिछला मैच नहीं खेले थे, आई थिंक ये मैच खेलेंगे वो।
तो बटलर हो गए। फिर मैं सैमसन को अपनी टीम में रखूंगा। सैमसन कैप्टन है और एक अच्छी इनिंग भी खेल रहे हैं, टीम को जब जरूरत होती है। मतलब अब उनकी बैटिंग में वो जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आता है ना, वो दिखता है उनकी बैटिंग में। मतलब आते तो ऐसा नहीं है जल्दबाजी कर रहे हैं ये वो, कुछ नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, क्रीज पे टाइम देते हैं अपने आप को, और टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अब मतलब वो मैच्योर प्लेयर नजर आता है सैमसन में। ऑब्वियस है काफी टाइम हो चुका है सैमसन को खेलते हुए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। फिर फिल सॉल्ट, नो डाउट एक अच्छी क्रिकेट, अच्छी शुरुआत दे रहे हैं केकेआर को, और शॉट्स भी अच्छे मारते हैं। फिल सॉल्ट का मुझे ये तो मतलब पहले से ही पता था कि वो फास्ट बॉलिंग तो अच्छी खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाड़ी है। मेन था कि वो स्पिन को कैसे टैकल करेंगे। स्पिन भी अच्छी खेल रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। रिस्क आप वही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो जाता है। जब आप रिस्क लेते हो तो आपके रन्स भी बनते हैं। पिछला मैच इन्होंने अकेले अपने दम पे जिताया था केकेआर को। तो फिल सॉल्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको भी हम अपनी टीम में रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर। आपको पता है कैप्टन है, अभी उतने मौके नहीं मिले हैं बैटिंग के, थोड़े बहुत जो चांसेस मिले हैं उसमें 30-35 स्कोर कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर को हम अपनी टीम में रखते हैं। फिर रिंकू सिंह को उतना मौका मिल नहीं पा रहा है, तो अभी रिंकू सिंह को रहने देते हैं। फिर जायसवाल अभी मतलब फॉर्म में नहीं थे, फिर 20-30 की 2 इनिंग खेली है इन्होंने, तो मुझे लग रहा है वो फॉर्म में आ जाएंगे 1-2 मैचों में, तो इनको हम अपनी टीम में रख रहे हैं। फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में नारायण नो डाउट ओपन करते हैं, रिस्क रहता है उनका, चल गए तो एक तरफा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बॉलिंग ऑप्शन रहता है, 1-2 विकेट ले लेते हैं। तो नारायण को इसलिए हम अपनी टीम में रखेंगे। फिर रसल, इस साल रसल बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी लेके दे रहे हैं टीम को, और बैटिंग में आखिरी की हिटिंग की है तो आप पता ही है दुनिया कायल है उनकी हिटिंग की। फिर रियान पराग नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, और एज अ ऑलराउंडर मतलब 1-2 ओवर फेंकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ओवर फेंकवाते, 1-2 ओवर जब जरूरत हो, लेकिन बैटिंग बहुत ही उम्दा कर रहे हैं। जिस हिसाब से टीम को जरूरत होती है, एक मैच्योर तरीके से टीम की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको हम अपनी टीम में रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपको पता है चहल मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर में चल रहे हैं, और मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि आरसीबी ने इनको क्यों छोड़ा था। आरसीबी का तो वैसे ही बॉलर नहीं है, इकलौता बॉलर जो सबसे ज्यादा विकेट लेता था उनके लिए, वो उसको रिलीज कर रहे हैं। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इससे राजस्थान को काफी फायदा हुआ, राजस्थान ने चहल को पिक किया, और हाईएस्ट विकेट टेकर में चहल चल भी रहे हैं। मिडल ओवर में आते हैं, गुगली फेंकते हैं, लूपी फेंकते हैं, तो उससे उन्हें विकेट मिलती है। फिर ट्रेंट बोल्ट लेते हैं हम अपनी टीम में। ट्रेंट बोल्ट का आपको पता है शुरू के ओवर्स में काफी घातक रहते हैं, शुरू में बॉल हिलाते हैं, स्विंग कराते हैं, फिर डेथ ओवर्स में भी यॉर्कर्स मारना जानते हैं, तो एक परफेक्ट बॉलर है, परफेक्ट चॉइस है। फिर हम मिचेल स्टार को लेते हैं अपनी टीम में, पिछले इनिंग में उन्होंने विकेट भी ली थी, तो मिचेल स्टार रहेंगे हमारी टीम में। तो दोस्तों ये है 11 खिलाड़ी। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी आ जाती है। तो आज के लिए मैं अपनी टीम में कैप्टन रसल को बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन मैं पराग की फॉर्म को देखते हुए वाइस कैप्टन रियान पराग को बना रहा हूं। तो दोस्तों ये है मेरे फाइनल टीम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से मैंने बटलर, सैमसन और फिल सॉल्ट को लिया है। दोस्तों अगर इस टीम में कोई चेंजेस अगर होते हैं तो उसका आपको अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, मैं बटलर, सैमसन और सॉल्ट को ले रहा हूँ। बैटिंग से अय्यर और जायसवाल को लिया है मैंने। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने नारायण, रसल को मैं कैप्टन बना रहा हूं, और रियान पराग वाइस कैप्टन है। फिर बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, चहल और बोल्ट, ये है मेरी फाइनल टीम, जो कि मुझे बैलेंस नजर आती है बॉलिंग बैटिंग हर लिहाज से। और मतलब इससे मुझे लगता है कि इससे काफी पॉइंट्स भी आएंगे आज के मैच में। तो ये मेरी फाइनल टीम दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।